स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size and textures. हम आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं उसका कुछ पर्टिकुलर शेप होता है, साइज़ होता है, टेक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बुक का एग्जांपल लूँ तो बुक का कुछ साइज़ है, रेक्टेंगुलर होगी या स्क्वायर शेप में होगी या कुछ उसका साइज़ होगा और उसका कुछ टेक्सचर होगा जिसको आप फील कर सकते हैं। तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ अ मैटर। इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ जो है वो मैटर है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट में कुछ शेप है, कुछ साइज़ है और टेक्सचर है। बट क्या हम एयर को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? उसका तो कोई शेप नहीं होता, साइज़ नहीं होता, टेक्सचर नहीं होता जो हम फील कर सकें। तो इसके लिए आपको मैटर को डिफ़ाइन करने के लिए आपको क्या समझना होगा? पहले आपको मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को और उसके केमिकल नेचर को समझना होगा। तो मैटर को हम क्लासीफाई किस तरह से करेंगे कि मैटर जो है वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, उसको हम कैसे क्लासीफाई करेंगे? उसके लिए हम उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को और उसके केमिकल नेचर को स्टडी करेंगे। तो मैटर को डिफ़ाइन करने के लिए कि मैटर होता क्या है? मैटर जिसमें कि कुछ मास होता है और वॉल्यूम होता है, यानी कि जो कुछ स्पेस लेता है और जिसमें कुछ अमाउंट उस पर्टिकुलर मटेरियल का यूज़ हुआ होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। तो मैटर में मास और वॉल्यूम होता है। ठीक है, जैसे बुक का मैंने आपको एग्जांपल दिया। अगर आप बुक को कहीं रखते हो तो उसमें कुछ स्पेस लेगी बुक और जो है वो जिस मटेरियल से बनी हुई है उसका कुछ अमाउंट यूज़ हुआ होगा, यानी कि उसमें कुछ मास होगा। तो इस चैप्टर में हम, क्योंकि हमें मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो उसके लिए पहले हमें मैटर के जो फिज़िकल नेचर है उसको समझना होगा। तो फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, यानी कि मैटर की बनावट कैसी होती है? तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, हमें इन दो पॉइंट्स को समझना होगा। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये हम कैसे प्रूव करेंगे? मैटर को पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, ये प्रूव करने के लिए हम एक गिलास में वाटर ले सकते हैं और हम सॉल्ट ले सकते हैं और उनको सॉल्ट को जो है वो हम वाटर में मिक्स करेंगे। तो आप देखिएगा कि वाटर का लेवल जो है वो थोड़ा सा राइज़ हो जाएगा। तो वो क्यों राइज़ हुआ है? क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उसमें अब सॉल्ट के पार्टिकल्स भी मिक्स हो गए हैं, इसीलिए वाटर का लेवल जो है राइज़ हो गया है। तो इससे हमें पता पड़ता है कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। अब हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये जो पार्टिकल्स हैं वो कितने टाइनी होते हैं साइज़ में, हमें ये समझना होगा। तो अब कुछ क्रिस्टल्स लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट के, और उसको आप थाउजेंड्स ऑफ लीटर वाटर में आप उसको डाल दीजिए और आप देखिएगा कि वो जो आपका थाउजेंड्स ऑफ लीटर वाटर है वो पिंकिश हो जाता है। तो वो कैसे पिंकिश हो गया? क्योंकि जो क्रिस्टल्स थे, पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो आपके डिवाइड हो गए हैं, मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स में डिवाइड होकर और वाटर के पार्टिकल्स के साथ कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो जो पार्टिकल्स हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं वो साइज़ में काफ़ी टाइनी होते हैं। इतने, चाहे पोटेशियम परमैंगनेट हो या कोई भी मैटर हो, तो किसी भी मैटर के पार्टिकल्स जो हैं वो साइज़ में इतने टाइनी होते हैं कि हम उनको इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा टाइनी होते हैं साइज़ में। ये सेम एक्टिविटी आप डेटॉल के साथ भी कर सकते हैं। आप एक बकेट लीजिए, उसमें आप कुछ ड्रॉप्स जो है डेटॉल के डालिए और देखिए कि वो पूरा वाटर जो है वो डेटॉल से महकने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डेटॉल के जो ड्रॉप्स हैं वो मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स में डिवाइड होकर वाटर पार्टिकल्स के साथ कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो इतने ज़्यादा टाइनी होते हैं साइज़ में।
तो ये तो हो गया कि मैटर की बनावट कैसी होती है, फिज़िकल नेचर कैसा होता है मैटर का। ठीक है, अब तो इसमें हमने 2 पॉइंट्स पढ़े कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी स्मॉल इन साइज़। तो इसमें हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए। नेक्स्ट आते हैं अब हम पार्टिकल्स को स्टडी करेंगे। अब हम पार्टिकल्स के बारे में समझेंगे कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए, कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं हैव स्पेस बिटवीन दैम। सेकेंड पॉइंट इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं। द थर्ड पॉइंट इज़ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो ये हमें कैसे हम पता कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे हमने जो फर्स्ट एक्टिविटी की थी कि मैंने वाटर लिया था एक बीकर में और मैंने उसमें सॉल्ट को ऐड किया था, तो उससे सॉल्ट जो था वो वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया। तो वो कैसे डिज़ोल्व हो गया, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। तो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस है उसमें एंटर कर जाते हैं। तभी क्या होता है कि वाटर में सॉल्ट कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। तो यहाँ पर आप इसको हम थ्योरी भी पढ़ लेते हैं इसकी। वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। चाहे पोटेशियम परमैंगनेट लीजिए, चाहे डेटॉल लीजिए, सॉल्ट लीजिए, शुगर लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वो वाटर में पूरी तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। Similarly, when we make tea, coffee or lemonade, particles of one type of matter get into the spaces between particles of the other। तो जब हम चाय बनाते हैं या नींबू पानी बनाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जब आप चाय पीते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आपको कहीं चीनी ज़्यादा लग रही हो, कहीं कम लग रही हो। जो शुगर होती है वो चाय में पूरी तरह से मिक्स हो चुकी होती है। क्यों हो चुकी होती है, क्योंकि जो चाय है उसमें क्या है, वाटर है। तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो है उसमें शुगर के पार्टिकल्स उस स्पेसेस में एंटर कर जाते हैं। तो दिस शोज़ दैट देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें इनफ स्पेस होता है कि उसमें कोई और मैटर के पार्टिकल्स जो है वो एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हमारा सेकंड पॉइंट था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, कि मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं। तो ये हमें कैसे पता पड़ेगा, इसको प्रूफ करने के लिए हम अपने घर में ही देखते हैं कि अगर हमारे घर में कोई अगरबत्ती रखी हुई है, अगर आपने उसको अगर बर्न नहीं किया, उसको जलाया नहीं है, तो उस केस में देखिएगा आपको उसकी स्मेल नहीं आती है। लेकिन जैसे ही आप उसको जलाते हो तो उसकी स्मेल दूर दूर तक फैल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप उसको जलाते हो तो उसमें जो पार्टिकल्स, जिन पार्टिकल्स से वो बनी हुई है, वो पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जैसे ही आप टेम्परेचर उसका बढ़ाते हैं तो उस केस में क्या होता है, जब आप उसको जलाते हो तो उससे जो पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, उसकी काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हिंदी में, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा नाम से ही पता पड़ रहा है कि वो गति में आ जाते हैं, और गति में आने के कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई हो जाती है कि वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होकर हम तक पहुँच जाते हैं। तो इससे हमें पता पड़ता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर जो होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। थर्ड पॉइंट है हमारा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर।
कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको ये जो समझने के लिए आपको जो है यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। आपको क्या करना है, इस तरह से चेन बनानी है, जैसे आप ये इसमें देख रहे हैं इमेज में, इस तरह से आपको एक ह्यूमन चेन बनानी है। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स। तो आपको क्या करना होगा, इस तरह से आर्म्स को लॉक करके इस तरह से आपको एक चेन फॉर्म करनी होगी। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। सेकेंड, ये तो फर्स्ट ग्रुप हो गया। सेकेंड ग्रुप को क्या करना है, सबको आपस में हैंड्स को होल्ड करना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ना है। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स। और जो थर्ड ग्रुप होगा उन्हें क्या करना है, सिर्फ एक दूसरे की फिंगर को टच करके ग्रुप बनाना है, एक चेन बनानी है। Now the fourth group of students should run around and try to break the 3 human chains one by one. अब एक जो फोर्थ ग्रुप है उससे एक स्टूडेंट आएगा और वो उस चेन को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि किस चेन को ब्रेक करना इजी है? थर्ड ग्रुप को, क्योंकि जो थर्ड ग्रुप है उसमें सिर्फ जो ग्रुप बना हुआ है, जो चेन बनी हुई है, उसमें चेन में जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने फिंगर से सिर्फ एक दूसरे को फिंगर को टच किया हुआ है। तो वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना सबसे ज़्यादा इजी है। तो उसको आप समझ सकते हैं कि वो जो हो गए वो गैस एलिमेंट्स हो गए, ओके, या वो गैस पार्टिकल्स हो गए, यानी कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा कम है। इसके बाद किसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, वो है सेकंड ग्रुप, जिसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि उन्होंने हैंड को होल्ड कर रखा है। तो इसको आप समझ सकते हैं कि ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है गैस के पार्टिकल्स से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। गैस के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर ही होता है। और जो फर्स्ट ग्रुप है सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होगा वो फर्स्ट ग्रुप की चेन को तोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि जो फर्स्ट ग्रुप है उन्होंने अपनी आर्म्स को लॉक करके ग्रुप बनाया हुआ है, चेन बनाई हुई है, और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। तो वो एग्जाम्पल हो गया सॉलिड का, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए सॉलिड को ब्रेक करना इजी नहीं होता। और लिक्विड को थोड़ा सा जो है लिक्विड के पार्टिकल्स को ब्रेक करना थोड़ा सा इजी होता है, तभी लिक्विड जो है फ्लो कर पाता है। और सबसे जो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो है गैस में।